नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड यूपी जीआईसी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 17 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अगर ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 125, 200 शब्दों में, 50 शब्दों में, 250 शब्दों में अगर आ जाए तो इस उत्तर के बहाने आप अपने उत्तर को एग्जाम में लिख सकते हैं। तो हम एक आइडिया आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर को लिखना है। तमाम विद्यार्थी यहाँ पर नए पुराने दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी यूपी एलटी या जीआईसी की परीक्षा में बैठ रहे हैं, निश्चित तौर पर अनुराज हिंदी एकेडमी के नाम से अपने पास एक नोट रजिस्टर रखे होंगे और धीरे धीरे उनका पेज 20 पेज के ऊपर पहुंच गया होगा। क्योंकि मैं भी कई बार मूल्यांकन करता हूं कि जैसे जैसे ये पेज भरेगा आपका जो भी मनोबल है वो भी मजबूत हो जाएगा और आपको लगेगा कि आप लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बिना किसी दबाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के एकदम से जुड़े रहिए और अपने पर विश्वास करते हुए नोट्स को बनाइए। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सकती है। तो रासो काव्य, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पर वीर रस से युक्त बातें कही कि उसका संबंध रासो काव्य से है और आपके अंदर भी वीर रस का जो स्थायी भाव है, जो उत्साह है, वो भी बना रहे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप सभी से जुड़ा हूं और चलते हम बात करते हैं कि रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखने के लिए अगर आ जाएगी तो किस तरीके से आपकी कलम रफ्तार पकड़ते हुए सरसर सरसर कॉपी पर लिखेगी। इसकी शुरुआत आप करेंगे रासो साहित्य की विशेषताएं और चिर परिचित अंदाज में आप लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रकरण 3 देश भाषा काव्य के अंतर्गत रासो काव्य का मूल्यांकन किया है। वे लिखते हैं, राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद्य छप्पय में। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। तो आप देख रहे हैं कि इस कथन के माध्यम से जो रासो साहित्य है उसकी विशेषताओं की तरफ आपका ध्यान चला गया होगा कि जितने भी उस समय के कवि थे वो राजसभाओं में रहा करते थे, राजाश्रित थे, जिनको कि हम चारण कवि के तौर पर जानते हैं। राजसभा में या फिर दरबार में तो रीतिकाल के कवि भी थे, लेकिन रीतिकाल के जो कवि थे और वीर गाथा काल के कवि थे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उस जमाने में रीतिकाल के कवि थोड़ी चापलूसी किया करते थे और आदिकाल के जो भी कवि थे वीर गाथा काल के, वो चापलूसी तो करते थे लेकिन थोड़ा सा राजाओं का मनोबल भी बढ़ाते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा का नाम आता है और उधर मोहम्मद शाह रंगीला जैसे राजाओं का भी नाम आ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले उत्तर बताते हुए आपने बता दिया कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ बिल्कुल बढ़िया से पढ़ा हुआ है और इतनी जानकारी रखा हुआ है कि प्रकरण 3 के अंतर्गत देश भाषा काव्य के अंतर्गत रासो काव्य का मूल्यांकन किया गया है। और कोटेशन का उल्लेख करते हुए बताएंगे आप कि जितने भी पद लिखे गए, जैसे नीति परक जितने पद थे या फिर श्रृंगार परक पद थे, ये सभी दोहों में कहे जाते थे, लेकिन जो वीर रस से युक्त पद थे वो छप्पय में कहे जाते थे। यानी कि दो प्रमुख छंदों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है और इस तरीके से आपके दिमाग में आ जाएगा कि आदिकाल में छंद तो बहुत सारे थे लेकिन प्रमुख रूप से खासतौर से रासो साहित्य में दोहा और छप्पय का प्रयोग किया जाता था। और आपने उन रसों को भी जान लिया कि श्रृंगार रस जब लिखा जाता था दोहे में लिखा जाता था और जब वीर रस से युक्त कविताएं लिखी जाती थी तो छप्पय में लिखी जाती थी। यानी कि आदिकाल की दो प्रवृत्तियां यहाँ पर उभर कर आती हैं, एक वीर रस से युक्त प्रवृत्ति और दूसरी श्रृंगार प्रधान प्रवृत्ति। तो कोटेशन बहुत कुछ यहाँ पर बोल रहा है। आगे आप बताएंगे कि राजाओं की जो प्रशंसा की जाती थी 3 तरीके से, उनके शौर्य को लेकर,
उनके पराक्रम को लेकर, उनके प्रताप को लेकर बड़ी ही अनूठी उक्तियों के माध्यम से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता था। इसी कारण एक प्रवृत्ति आ जाती है चारण कवियों की प्रवृत्ति। और जब भी राजा उन वीर रस से युक्त कविताओं को सुनते थे तो उत्साहित हो जाते थे और अपना जो भी उनका मनोबल खोया हुआ रहता था वो तुरंत जग जाते थे और जो भी उनको करना रहता था करते थे। खासतौर से उस जमाने में दो तीन लक्ष्य हुआ करते थे, एक तो साम्राज्य विस्तार का, दूसरा अपने प्रभाव को दिखाना और तीसरा कोई सुंदर राजकुमारी हो तो उसको अपना बनाना, यानी कि विवाह के माध्यम से राज्य विस्तार करना। तो पूरा आपने इतिहास भी पढ़ा है और इस चीज को समझ लिया होगा। ठीक है, तो आप अपने अंदर कैसे उत्साह लाएं, नोट्स बना के अपने को उत्साहित कर सकते हैं। ये कहीं कहीं मोटिवेशनल एक तरीके से आज उत्तर होने वाला है। अब हम चलते हैं सीधे विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे। पहली विशेषता ये है कि रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर विवाद। रासो शब्द कैसे बना हुआ है, विद्वानों में इसको लेकर विवाद है, मतभेद है। कुछ विद्वान क्या क्या मानते हैं उसका पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। आप लिखेंगे कि रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर सबसे पहले गारसा दत्तासी ने विचार किया और राजसूय यज्ञ से इसका उद्भव माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी उत्पत्ति रसायन से मानी। उनके अनुसार विशल देव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ से इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। जहां पर आप देख रहे हैं कि इसको आप एक टेबल भी बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उत्तर लिखने का कई ढंग हो सकता है, लेकिन टेबल बनाएंगे तुरंत आपका यहाँ पर ऐसा लगेगा कि आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आप थोड़ा सा वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो आपके विश्लेषण क्षमता का भी पता चलेगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी बता सकते हैं गारसा दत्तासी का कि राष्ट्रीय यज्ञ से इसको माना गया है। ठीक है, इस तरीके से रासो कर देंगे। वहीं रसायन से, ठीक है, रसायन से रासो हो गया, इस तरीके से शुक्ल जी का आप कर सकते हैं। बाकी अन्य मतों को भी आप बताएंगे कि अन्य विद्वानों ने रासो की उत्पत्ति को लेकर अपने क्या विचार दिए। तो शुक्ल जी के बाद सबसे ज्यादा अगर चर्चित कोई मत दिया है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने कहा कि रासक से रासो बना हुआ है। काशी प्रसाद जायसवाल, जिनका नाम बहुत कम आता है, फिर भी इस प्रश्न के उत्तर में इनका जिक्र आप कर सकते हैं कि इन्होंने रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति बताई। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने तो सीधे सीधे कहा कि जो बार बार रस है, श्रृंगार रस, खासतौर से जो वीर रस है, उसी से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरीके से आप पहली विशेषता ये बताएंगे कि रासो शब्द, अभी तक हमने सिद्धों, नाथों, जैनों पर बात किया, शब्द की उत्पत्ति को लेकर कहीं विवाद नहीं था। तो रासो साहित्य की एक खास विशेषता रही है कि जो इसमें रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति को लेकर काफी विवाद रहा है। और आपने यहाँ पर बहुत ही आसानी से चीजों को बता दिया कि इसको लेकर 4-5 विद्वानों का मत यहाँ पर देंगे। गारसा दत्तासी के बारे में बताएंगे कि उन्होंने राजसूय यज्ञ से बताया, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से बताया इसकी उत्पत्ति, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से बताया। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में चीजें बैठी हुई हैं तो आप रहस्य से काशी प्रसाद जायसवाल को जोड़ देंगे और रस से राम स्वरूप चतुर्वेदी को। जब आपकी तैयारी पूरी रहेगी तो एग्जाम में एक भी यहाँ से तथ्य आप मिस नहीं करेंगे। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, सारी चीजें आप लिख देंगे। ठीक, तो पहली विशेषता हो गई। अब दूसरी विशेषता ये है कि इस साहित्य में वीरता प्रधान काव्य लिखे गए। ठीक है, दूसरी विशेषता आप अपने कॉपी में नोट करेंगे कि इस साहित्य का प्रमुख रस वीर रस था। कई जगहों पर इसको अंगी रस भी कहा जाता है, यानी कि रासो साहित्य का जो अंगी रस था वो वीर रस था। इसमें चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है। उदाहरण के लिए, या फिर जैसे पृथ्वीराज रासो, हुमान रासो, विजयपाल रासो। रामचंद्र शुक्ल ने तो कुल 12 रासो ग्रंथों का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप 2-3 का ही यहाँ पर जिक्र करेंगे, जिससे कि ये पता चलेगा कि आपकी जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर है। तो वीरता प्रधान काव्य लिखे गए, कारण था कि उस समय जो साहित्य लिखा जा रहा था, खासतौर से रासो साहित्य, उसका प्रमुख अंग वीर रस था। और चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की और बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर, उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी तो भी उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया करते थे कि आप जैसे कोई नहीं है। जैसे 12 बरिस ले कुकर जिए, 13 ले जिए सिया ना, 18 वर्ष छत्तीस ये आगे धिक्कार। यानी कि इससे होता था कि 18 वर्ष के जो युवा होते थे उस जमाने में, उनको लगता था कि जो कुछ करना है इतने ही उम्र में कर लेना है। अगर वो
20 साल जी गए या फिर 40 साल जी गए तो ये कहा जाता था कि ये फालतू में इस पृथ्वी पर बोझ बने हुए हैं। तो इससे क्या एनर्जी आती थी कि हमें इतना ही समय में कर लेना है। ठीक है, तो 2-3 रासो ग्रंथों का आप उदाहरण दे देंगे। इसके बाद जो तीसरी विशेषता आप देख रहे हैं वो है श्रृंगार प्रधान काव्य। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आप लोग अपने नोट्स में श्रृंगार ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मैं बार बार इसको टाइप करता हूं और जितने भी टाइपिंग प्रिंटिंग आप देखेंगे तो इसमें श्रृंगार ऐसे ही लिखा जा रहा है। ये भी बड़ा मतलब ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन आप लोग यहाँ पर कीजिए। ठीक है, मैं कई बार इसको संशोधित करने का प्रयास किया लेकिन बार बार यही आ जाता है, तो आप समझिए चीजों को। श्रृंगार प्रधान काव्य, वीर और श्रृंगार, ये दो इसकी प्रमुख विशेषताएं रही। श्रृंगार प्रधान काव्य के अंतर्गत आप लिखेंगे कि वीर रस के अलावा इस साहित्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण कवियों द्वारा किया गया। जैसे संदेश रासक और विशल देव रासो काव्य प्रमुख है। तो आप देख रहे हैं, आप सटीक उदाहरण दे रहे हैं। संदेश रासक में भी वियोग श्रृंगार रस की बात की गई है। विशल देव रासो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल तमाम रासो ग्रंथों का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि विशल देव रासो को छोड़कर सभी रासो ग्रंथ वीर रस से युक्त थे। तो ये दोनों उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं कि किसको वीर रस वाले में देना है और किसको श्रृंगार रस में देना है। आगे आप बताएंगे कि वीर और श्रृंगार के अलावा उपदेश परक काव्य लिखे गए, क्योंकि उस समय का पैटर्न चल रहा था। एक तरफ सिद्ध, नाथ, जैन उपदेश परक लिख रहे थे, तो कुछ रासों में भी ऐसे कवि थे जो कि उपदेश परक काव्य लिख रहे थे। तो आप बताएंगे कि इस साहित्य में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार और उपदेश हेतु काव्य लिखे गए, जैसे उपदेश रसायन रास, भरतेश्वर बाहुबली रास और चंदन बाला रास प्रमुख ग्रंथ हैं। तमाम विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि सर आप कवियों का नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो आप चाहें तो कवियों का नाम जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप परीक्षा में गए हुए हैं, थोड़ा भी इधर उधर कंफ्यूजन हुआ कि संदेश रासक किसका, विशल देव रासक किसका, तो आपका उत्तर प्रभावित होने लगेगा। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही हमने यहाँ पर बताया हुआ है। बाकी आप वन लाइनर या प्री की तैयारी करते समय अपने दिमाग में जरूर रख लिए होंगे कि संदेश रासक अब्दुल रहमान का है, विशल देव रासक किसका है, उपदेश रसायन रास किसका है। ठीक है, तमाम लेखकों का नाम अपने दिमाग में आप जरूर रखिए, लेकिन लिखते समय क्योंकि हमें सही उत्तर भी बताना है और कोई कंफ्यूजिंग न रहे, नहीं तो पता चलेगा कि आपका दिमाग दौड़ते रहेगा। क्योंकि हमारा दिमाग वर्तमान समय में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ज्यादा मतलब मजा हुआ है और सब्जेक्टिव पैटर्न पर कम है, तो हमारा फोकस रहता है कि इस रचना का राइटर कौन है। हम सही नहीं बता पाएंगे तो हो सकता है कि हमारा आंसर गलत हो जाए। जाहिर सी बात है कि आप अगर उल्टा पुल्टा लिखते हैं तो आपके नंबर कटने लगेंगे। देखने में तो ये माइनस मार्किंग नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा भी उल्टा लिखे इधर उधर तो फिर नंबर कटना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो उपदेश परक ये चौथी विशेषता रही। अब आगे आप बताएंगे कि लोक गाथा के काव्य भी लिखे गए। अब लोक गाथा में कौन है? इस साहित्य में जगनिक ने परमाल रासों की रचना की। बरसात के महीने में यह गीत पूरे उत्तर भारत में गाया जाता है। साहित्यिक रूप न रहने पर भी जनता के कंठ से यह सुनाई पड़ता है, यानी कि जिसको हम दूसरे नाम से आल्हा खंड जानते हैं, जिसको कि परमाल रासो भी कहा जाता है। तो ये आप बताएंगे कि तमाम चीजें थी, लेकिन लोक से भी जुड़ाव था। आल्हा उदल दो वीर पुरुष थे, उन पर यह गीत लिखा गया। तमाम ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन जो जनता में लोकप्रिय ग्रंथ रहा वो कौन सा रहा? परमाल रासो रहा। इसको आपको बताना पड़ेगा। फिर आप बताएंगे अगली विशेषता के रूप में कि तमाम ग्रंथ तो लिखे गए, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे जिनकी प्रामाणिकता पर संदेह था। आपने सिद्ध पढ़ा, नाथ पढ़ा, जैन पढ़ा, उसमें लेकर कहीं प्रामाणिकता को लेकर ज्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। तो इसको भी आप बताएंगे, लिखेंगे कि रासो साहित्य की प्रामाणिकता को लेकर विवाद रहा है। शुक्ल जी के अनुसार इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है, मतलब प्रामाणिकता को लेकर ही बताते हैं। और आप उदाहरण दे देंगे कि जैसे पृथ्वीराज रासो। ठीक, तो इस तरीके से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अगली विशेषता आप बताएंगे भाषा के दृष्टिकोण से। आप लिखेंगे कि रासो साहित्य मुक्तक और प्रबंध के रूप में लिखे गए हैं। ज्यादातर जो प्रबंध काव्य रहे उन्हीं को रासो साहित्य के अंतर्गत माना गया है। मुक्तक तो आपने देखा कि जैन भी लिखे, नाथ भी लिखे, सिद्ध साहित्य में भी लिखा गया, लेकिन प्रबंध काव्य रासो साहित्य में इन दोनों को जोड़ा गया, मुक्तक को भी, प्रबंध को। प्रबंध को सामान्य रूप में हम क्या बोलते हैं? महाकाव्य।
मुक्तक को समझने के दृष्टिकोण से आप बोल सकते हैं खंड काव्य। ठीक, तो मतलब कि महाकाव्य का छोटा रूप और अलग अलग विषय वस्तु पर अलग अलग छंदों में लिखा गया या फिर छंद रहित भी मुक्तक के रूप में। ठीक है, तो प्रबंध के रूप में मुक्तक और प्रबंध दोनों के रूप में लिखे गए। शुक्ल जी का हवाला आप देंगे कि शुक्ल जी लिखते हैं, यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न के बहाने आपने ये भी उत्तर लिखते हुए बता दिया कि जो वीर गाथा काल शुक्ल जी ने दिया हुआ है वो रासो काव्य के आधार पर ही दिया है। लिखने के लिए तो सिद्धनाथ जैन तमाम लिखे गए, लेकिन जो वीर गाथा काल कहा गया वो सिर्फ और सिर्फ रासो काव्य के आधार पर कहा। और उस समय की जो परंपरा रही, जो महाकाव्य लिखे जा रहे थे ज्यादातर रासो काव्य में ही लिखे जा रहे थे। और पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में शुक्ल जी का पूरा जो भी कोटेशन है आपके दिमाग में होगा ही। फिर आप बताएंगे कि कुछ रासो ग्रंथों की भाषा राजस्थानी, कुछ की प्राकृताभास अपभ्रंश और कुछ की परिनिष्ठित अपभ्रंश रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे कैसे बदलता जा रहा है। जैसे आप विशल देव रासो इत्यादि को पढ़ेंगे तो शुक्ल जी ने लिखा कि इनकी जो साहित्यिक भाषा रही है वो राजस्थानी ही रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भाषा के बारे में बता देंगे। उस जमाने में एक शैली चलती थी जिसको कि डिंगल और पिंगल शैली कहा गया। तो यह साहित्य डिंगल व पिंगल शैली में लिखा गया। डिंगल का संबंध वीर रस प्रधान रचनाओं से है, जिसमें अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग मिलता है। और पिंगल का संबंध श्रृंगार प्रधान रचनाओं से है, जिसमें अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। अक्सर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में परीक्षाओं में पूछा जाता है कि डिंगल का मतलब क्या है और पिंगल का मतलब क्या है। तो आप देख रहे हैं कि विस्तार से पढ़ते हुए भी आपने उस तथ्य को यहाँ पर देख लिया कि डिंगल का संबंध वीर रस से है और पिंगल का संबंध श्रृंगार रस से है। डिंगल में अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी और पिंगल में अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। तो डिंगल और पिंगल अब हमेशा के लिए आपके क्लियर हो गए होंगे। और डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग किस काव्य में किया जाता था या साहित्य में किया जाता था? वो रासो साहित्य था। ठीक है, जैसे संध्या भाषा का प्रयोग होगा तो सिद्ध और नाथ साहित्य हो जाता है, उसी तरीके से डिंगल पिंगल का प्रयोग कौन किया? रासो साहित्य ने किया था। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को कंप्लीट करेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रासो साहित्य की वीर, नीति, श्रृंगार, उपदेश परक और लोक गाथात्मक प्रवृत्तियां रही हैं। भाषा अपभ्रंश के विकसित रूप और स्थानीय बोलियों का मिश्रण के रूप में प्रयुक्त थी। डिंगल और पिंगल शैलियां रासो काव्य की विविधता और विस्तार को प्रस्तुत करती हैं। तो इस तरीके से आप पूरा अपना उत्तर लिख देंगे और रासो साहित्य की विशेषताएं हो जाएंगी। और जो कुछ आपने इस साहित्य को लेकर अपना दृष्टिकोण या फिर कॉन्सेप्ट है क्लियर किया है, उसको पूरा आपने यहाँ पर लिख दिया और फिर आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा और आप बढ़त बना लेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो लगातार हमने आदिकाल को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है और प्रवृत्तियों के आधार पर हमने पूरा लगभग आदिकाल को कवर कर लिया है। ठीक है, तो पुराने वीडियोज को भी देखिए, नोट्स बनाइए। और तमाम विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आप 100 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, मैंने किसी का देखा वो 500 प्रश्नों की सीरीज को चला रहे हैं, तो कहीं आप कम तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, जब मैं इस एरिया में उतरा हूं तो कुछ सोच समझ कर ही उतरा हूंगा। अब मैं आप सभी को मतलब बहकावे में नहीं रखना चाहता हूं कि अभी मैं चाहता तो 1000 प्रश्नों की सीरीज कर देता, लेकिन क्या संभव है कि आप 1000 प्रश्नों की सीरीज वो भी लिखित परीक्षा में कंप्लीट कर पाए? पूरा हिंदी साहित्य अगर आप देखें तो 100 प्रश्नों में समेटा जा सकता है। हिंदी साहित्य का इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी को भी मैं अलग अलग ढंग से आपको पढ़ाऊंगा। तो जो अभी सीरीज चल रही है उस पर विश्वास कीजिए। और बाकी जिसको बेचना है, अगर कोई कोर्स बेच रहा है वो 50 प्रश्नों की सीरीज तो चलाएगा नहीं, वो 500 प्रश्नों की सीरीज चलाएगा ताकि आप उस तरफ आकर्षित हो। अब उसको कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो तो समय ही बताएगा। तो लगातार जब से विज्ञापन निकला हुआ है तब से मैं आप सभी की प्रैक्टिस करवा रहा हूं और कहां पहुंचा? 17 क्वेश्चन पे पहुंचा हुआ हूं। तो हमने टारगेट रखा हुआ कि अभी हमें 83 क्वेश्चन पर पहुंचना है। तो अगर यही गति रही तो जल्दी से हम कम से कम 20-25 दिन में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? तो हमारी कोशिश है कि जल्दी से हम लिखित परीक्षा के हिसाब से कोर्स को कंप्लीट कर लें और बाकी जो भी पोर्शन है उसको भी कंप्लीट करें। तो लगातार आप लोग जुड़े रहिए। बाकी आप
कि पढ़ाई मेरे हिसाब से अच्छी चल रही होगी। आप लोग कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।